मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे उदारवाद की। उदारवादी विचारधारा अन्य विचारधाराओं की भांति निश्चित और क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है। उदारवाद ने तो किसी एक व्यक्ति के विचारों को परिणाम है और नहीं विचारधारा किसी एक युग के साथ जुड़ी हुई है। वास्तव में कोई दर्शन नहीं है और अनेक विचारों का सम्मिश्रण है और एक जीवन दृष्टि, जीवन क्रम और मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत अनेक मान्यताएं, आदर्श और संस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति में उदारवाद की व्याख्या स्वाभाविक रूप से कठिन कार्य हो जाता है। अब प्रश्न उठता है उदारवाद क्या है, लिबरलिज्म क्या है। उदारवाद का घर इंग्लैंड को कहा जाता है। इंग्लैंड में उदारवाद का उदय अंधारवाद का विरोध करने वाली एक प्रवृत्ति के रूप में हुआ। इसलिए अनेक व्यक्ति उदारवाद को अंधारवाद का विलोम और प्रकृति और परिवर्तन का पर्यायवाची मानते हैं। और इसमें संदेह नहीं है कि जब अंधारवादी ब्रिटेन में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं, परंपराओं और रूढ़ियों को बनाए रखना चाहते हैं तो उस समय उदारवाद के द्वारा सुधार, परिवर्तन, प्रगति का समर्थन किया गया। लेकिन उदारवाद को प्रगति और परिवर्तन का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके द्वारा हमेशा परिवर्तनों को स्वागत नहीं किया गया और परिवर्तनों को स्वागत करने के बजाय कुछ अवसरों पर इसमें विद्वान व्यवस्था को बनाए रखने का पक्ष लिया। उदारवाद परिवर्तन हेतु क्रांति के मार्ग को अपनाने के तो नितांत विरुद्ध है। कुछ व्यक्ति उदारवाद को व्यक्तिवाद का पर्यायवाची मानते हैं जो पूर्णतः सत्य नहीं। व्यक्तिवाद उदारवाद का अभिन्न अंग है कि नहीं दोनों एक ही चीज़ नहीं है। जारसेवाई ने लिखा कि लगभग 1830 तक इन दोनों में कोई विशेष भेद नहीं था क्योंकि उस समय ये दोनों विचारधारा व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप की विरोधी थी। लेकिन इसके बाद स्थिति बदल गई। ग्रीन जैसे उदारवादियों के द्वारा नकारात्मक स्वतंत्रता के साथ साथ सकारात्मक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कहा कि समाज के सभी सदस्यों के कल्याण और विकास के लिए राज्य के द्वारा समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए और जन कल्याण के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करना या राज्य द्वारा व्यक्तियों के जीवन पर नियंत्रण रखा जाना आवश्यक हो तो राज्य ऐसा भी कर सकता है। प्राय लोकतंत्र को उदारवाद का नाम दे दिया जाता है लेकिन ये भी सीमित अर्थ में ही सही है। आधुनिक लोकतंत्र बहुसंख्यक वर्ग की सत्ता में विश्वास करता है लेकिन उदारवाद सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुसंख्यक वर्ग की अपेक्षा अल्पसंख्यक वर्ग के हित की रक्षा के प्रति अधिक जागरूक है और इस प्रकार उदार लोकतंत्र से कुछ अधिक होता है। उदारवाद परिवर्तन प्रगति का संदेशा देता है और व्यक्तिवाद व लोकतंत्र इसमें शामिल हैं। लेकिन उदारवाद केवल यही नहीं है। व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध के विषय में अब तक दो प्रकार की विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया। एक प्रकार की विचारधारा राज्य को समस्त मानव जीवन का केंद्र और अपने आप में एक साध्य मानते हैं, लेकिन दूसरी श्रेणी की विचारधारा इस बात का प्रतिपादन करती है कि व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति ही साध्य है। उदारवाद द्वितीय प्रकार की इस विचारधारा का समूह है जिस बात पर बल देता है कि समस्त मानव व्यवस्था का केंद्र व्यक्ति है। राज्य, समाज, अन्य संस्थाएं इस व्यक्ति के कल्याण के साधन मात्र हैं और समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को केंद्र मानकर किया जाना चाहिए। उदारवाद की पृष्ठभूमि उदय। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उदारवाद का उदय अनेक प्रवृत्तियों का परिणाम था जिनमें से कुछ निम्न प्रकार। औद्योगिक क्रांति और पूंजीपति वर्ग का उदय। मध्ययुग में लोगों का आर्थिक जीवन स्वतंत्र नहीं था। कृषक सामंतों के अधीन हुआ करते थे। दस्तकारी तथा व्यापार पर भी अनेक नियंत्रण थे। दस्तकारों पर उनकी श्रेणियों का नियंत्रण हुआ करता था जो गिल्ड कहलाते थे। चर्च भी आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप किया करता था और आर्थिक जीवन की गतिविधियों के संबंध में अनेक धार्मिक नैतिक नियम थे। औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप वस्तुओं का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। जितनी तेजी से समृद्धि आई उतनी गति से आर्थिक जीवन पर
चले आ रहे नियंत्रण समाप्त होने लगा। समाज जो नवीन समृद्धिशाली वर्ग उत्पन्न हो रहा था, उसका एकमात्र उद्देश्य अधिकाधिक संपत्ति प्राप्त करना था, और ये वर्ग उन समस्त नियमों प्रतिबंधों का विरोध करने लगा जो अधिकाधिक संपत्ति के अर्जन बाधक थे। ये नवीन समृद्धशाली वर्ग सामाजिक जीवन में बहुत अधिक प्रभावशाली हो गया, और उसे अपने प्रभाव से इस बात को स्वीकार करवा लिया कि व्यक्तियों के आर्थिक जीवन और गतिविधियों पर राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता की भावना उदारवाद का स्रोत बन गई। दूसरी थी नवजागरण। प्राचीन युग में यूनानी जीवन के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन को आधारभूत रूप में महत्व प्राप्त था। उनके चिंतन का रूप लोकप्रिय था, लौकिक था, और प्राचीन यूनानियों ने दर्शन, साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की थी। लेकिन मध्ययुग में पारलौकिक दृष्टिकोण को अपने लिए गए और चिंतन का एकमात्र केंद्र ईश्वर ही हो जाने के कारण जीवन के अनेक क्षेत्रों में कोई प्रगति संभव नहीं हो सकी। मध्ययुग में व्यक्ति को भुला दिया गया, लेकिन आधुनिक युग के प्रारंभ में लोगों की दृष्टि पुनः यूनानी चिंतन पर पड़ी और नवजागरण के नाम से एक बौद्धिक आंदोलन चल पड़ा। लोगों के विचारों, आदर्शों और चिंतन पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। नवजागरण व्यक्तियों के दृष्टिकोण को लौकिक बनाया और व्यक्ति उसके व्यक्तित्व को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया, और सिखाया कि सत्य की प्राप्ति का मार्ग श्रद्धा और अंधविश्वास का नहीं है, बुद्धि और विवेक का। नवजागरण व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल देकर उदारवाद का मार्ग प्रशस्त किया। मध्ययुग ने केवल राजनीतिक, तीसरी बात है धर्म सुधार। मध्ययुग न केवल राजनीतिक और आर्थिक निरंकुशता के लिए भी प्रसिद्ध था। धार्मिक क्षेत्र में पोप लोगों की निरंकुशता थी। ऐसा माना जाता था कि पोप शास्त्रों का जो अर्थ बताते हैं वही प्रमाणिक है। और 16वीं सदी में धर्म सुधार की प्रवृत्ति आरंभ हुई और मार्टिन लूथर, काल्विन आदि धर्म सुधारकों के द्वारा धार्मिक निरंकुशता का विरोध प्रारंभ कर दिया। और धर्म सुधार ने परंपराओं के बंधन तोड़कर आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। लूथर ने सिखाया कि व्यक्ति और ईश्वर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपने प्रयत्नों से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है और धार्मिक क्षेत्र में शक्ति प्रयोग के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। इस प्रकार धर्म सुधार ने धार्मिक जीवन की बुराइयों का अंत कर व्यक्तियों को वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता प्रदान की। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में धर्म सुधार के सिद्धांत और सामाजिक परिणाम व्यक्तियों के लिए मुक्तिदायक सिद्ध हुई। चौथी जो बात थी, निरंकुशतावादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। उदारवाद के जन्म के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी तत्व निरंकुशतावादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया ही रहा। 16वीं-17वीं शताब्दी यूरोप के इतिहास में निरंकुश राजतंत्र के लिए प्रसिद्ध थी। इनमें से अनेक राज्यों के शासकों के द्वारा दैवीय सिद्धांत की उत्पत्ति का प्रतिपादन कर अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया। कुछ सरकारें तो इतने दिन निरंकुश से मर्यादित होगी कि आशीर्वादम के शब्दों में उनके अर्थहीन कानून निश्चित दिनों के लिए विशिष्ट प्रकार के भोजन निर्धारित करने की थे और मुर्दों को दफाने के लिए विशेष प्रकार के वस्त्रों की व्यवस्था किया कहते थे। इस प्रकार निरंकुशतावादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जॉन लॉक, मेल स्पेंसर, जिनके द्वारा व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा उदारवाद का प्रतिपादन करते। देखेंगे उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। उदारवाद एक विशाल नदी की भांति है जिसमें बहुत छोटी नदियाँ मिलती हैं। प्रवाह कम से बहुत सी शाखाएं उपशाखाएं निकल पड़ती है। मूल सिद्धांत में निम्नलिखित कहे जा सकते हैं। पहला था मानवीय विवेक में आस्था। उदारवादी विचारधारा सर्वप्रमुख तत्व मानव बुद्धि और विवेक में मूलभूत आस्था है और
यूरोप के विभिन्न देशों में मध्ययुग के अंतर्गत ईसाइयत ने मनुष्य की बुद्धि को कठोर बंधनों में जकड़ रखा, और ऐसा माना जाता था कि चर्च के अधिकारी, विशेषकर पोप, शास्त्रों का जो अर्थ बताते हैं वही प्रमाणिक है। 17वीं-18वीं सदी में नवजागरण के साथ साथ ही प्रमुख उदारवादी दार्शनिकों ने शास्त्रों का अंधानुकरण करने के स्थान पर स्वयं अपने विवेक के आधार पर सोचना प्रारंभ किया। जॉन लॉक, थॉमस पेन को ऐसे विचारकों में प्रमुख कहा जा सकता है। थॉमस पेन ने तो समस्त रूढ़िवादियों को चुनौती देते हुए कहा कि मेरा अपना मन ही मेरा चर्च है। इस प्रकार उदारवाद इस बात से विश्वास करता है कि भावनाओं पर विवेक को प्रधानता दी जानी चाहिए। उदारवाद ने इस दृष्टिकोण को अपनाकर स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन किया। दूसरा था इतिहास और परंपराओं का विरोध। उदारवाद मानवीय विवेक में विश्वास करता है और किसी भी ऐसे विचार, संस्था, सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जो बुद्धि संगत न हो, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों न हो, चाहे उसे कितना ही पवित्र क्यों नहीं समझा जाए। उदारवाद का विश्वास रहा कि यदि प्रकृति के इतिहास और परंपराओं के प्रति विद्रोह किया जाना आवश्यक हो तो इस प्रकार के विद्रोह अवश्य किया जाना चाहिए। इंग्लैंड के उपयुक्तवाद। उदारवादियों ने उपयुक्तता के नाम पर पहले चली आ रही व्यवस्था और परंपराओं का खंडन किया। उनके प्रभाव के कारण 19वीं सदी में इंग्लैंड के जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, लेकिन उदारवादी सदैव विद्वान व्यवस्था को विरोधी रहे। आज बहुत सीमा तक विद्वान राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में हो गए। तीसरी बात कही उदारवाद के मूल सिद्धांतों में कि मानवीय स्वतंत्रता की धारणा विश्वास। उदारवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य जन्म से स्वतंत्र उत्पन्न होता है और स्वतंत्रता उसका प्राकृतिक जन्म सिद्ध अधिकार है। और स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन पर किसी स्वेच्छाचारी सत्ता का नियंत्रण न हो। ऐसा वातावरण हो कि व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार आचरण कर सके। उदारवादियों ने सदैव मानव जीवन पर निरंकुश सत्ता का विरोध किया और वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे। लास्किक शब्दों में स्वतंत्रता के साथ इसका प्रत्यक्ष संबंध है कि उसके जन्मी समाज के किसी वर्ग या जन्म अथवा धर्म के आधार पर प्राप्त विशेष अधिकारों के विरोध में होगा। चौथी बात थी व्यक्ति, साध्य और समाज और राज्य साधन। उदारवाद का मूल आधार व्यक्ति है और व्यक्ति को साध्य मान करके आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक कल्याण, उनकी रचनात्मक शक्तियों का विकास ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है। समाज और राज्य तो साधन मात्र हैं, उसका महत्व उस सीमा तक है जहाँ तक वो लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होता है। पांचवी बात है समाज और राज्य कृत्रिम संगठन। उदारवादी समाज और राज्य को प्राकृतिक नहीं वरन कृत्रिम मानते हैं। उसका विचार है कि इसका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा अपनी कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया। व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। समाज और राज्य के संगठन उनके द्वारा अपना निश्चित योजना के अनुसार किया गया स्नातक व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो समाज और राज्य के संगठन में अपनी आवश्यकता अनुसार संशोधन, परिवर्तन कार्य कर सकें। इस प्रकार उदारवादी नेतृत्व की प्राकृतिकता में विश्वास करते हैं और नए व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों के विषय में सभ्य सिद्धांत। छठी बात व्यक्ति की प्राकृतिक अधिकारों की धारणा विश्वास। उदारवादियों को विश्वास है कि व्यक्ति के कुछ जन्मजात अलंघनीय अधिकार है जिनको प्राकृतिक अधिकार कहा जा सकता है और कथन के अधिकारों की सृष्टि किसी मानवीय संस्था, समाज के, राज्य के द्वारा नहीं की गई वरन ये तो संस्थाओं के अस्तित्व के पूर्व से विद्यमान है। और सातवीं बात है धर्मनिरपेक्षता, राज्य का आदर्श। उदारवाद धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श में विश्वास करता है जिसके अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य के द्वारा अपने सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। धर्म के आधार पर सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। मध्यकालीन यूरोप के विभिन्न देशों में किसी न किसी विशेष धर्म की प्रधानता प्राप्त है। ऐसी स्थिति में उदारवादियों ने प्रारंभ से ही
धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता की आवाज़ उठाई। और जॉन लॉक धार्मिक सहिष्णुता का कट्टर समर्थक था। 18वीं सदी में फ्रेंच दार्शनिकों ने चर्च और राज्य को पृथक करने के लिए आंदोलन किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष राज्यों की स्थापना। यूरोप के सभी देशों में धर्मनिरपेक्षता की लहर आ गई। और धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श उदारवाद की एक बहुत बड़ी देन है। 8वां था शासकीय स्वच्छतारिता के विरोध और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन। उदारवाद अपने स्वाभाविक रूप शासकीय स्वच्छतारिता का विरोध करता है और इस बात प्रतिपादन करता है कि शासन में व्यक्ति की नहीं वरन कानून की प्रधानता होनी चाहिए और शासन वर्ग भी इस कानूनों को मानने के लिए उतनी सीमा तक बाध्य होने चाहिए जितनी सीमा तक शासित वर्ग है। यदि शासक वर्ग मनमानी करता है और जनता के हितों को ध्यान नहीं रखता तो ऐसी स्थिति में जनता को अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही उदारवाद की धारणा है कि परिवर्तन हेतु शांतिपूर्ण और वैधानिक उपाय अपनाए जाने चाहिए। और इस संबंध में 1688 की इंग्लैंड गौरवपूर्ण क्रांति और उसका आदर्श है। 9वां था लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन। लोकतांत्रिक पद्धति के समर्थन उदारवाद का अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण विचार कहा गया। उदारवाद का जन्म ही स्वच्छाचारी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ और लोक प्रभुत्व उदारवाद का मूल तत्व। उदारवादी विचारधारा के अनुसार सभी मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं। किसी को भी दूसरों पर उसकी सहमति के बिना शासन करने का अधिकार नहीं हो सकता और इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का सर्वोच्च उपाय ही हो सकता है। शासन की शक्ति स्वयं जनता के हाथों में हो और किसी व्यक्ति वर्ग विशेष को स्वच्छाचारी ढंग से शासन करने का अधिकार न हो। इसी उदारवादी विचार को व्यक्त करते हुए फ्रांस के मानवीय अधिकार की घोषणा में कहा गया कि राष्ट्रीय तत्व संपूर्ण प्रभुत्व का स्रोत है और कोई व्यक्तियों का कोई समूह किसी ऐसी सत्ता का अधिकारी नहीं हो सकता जो राष्ट्र से प्राप्त नहीं हुई हो। नेक्स्ट और लास्ट था अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति में विश्वास। उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की निरंकुशता को स्वीकार नहीं करता और विश्व शांति और विश्व बंधुता के आदर्श का प्रतिपादन करता है। उदारवाद के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र की सने शांतिपूर्वक प्रगति करना चाहिए और उसे अन्य राष्ट्रों को वैसे ही प्रगति में सहायता देनी चाहिए जो उदारवाद के अनुसार राष्ट्रीय वैमनस्य की भावना को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और राज्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और सामान्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था। ये था उदारवादी दृष्टिकोण के मूल तत्व जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। थैंक्स। नेक्स्ट कल देखेंगे।